नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आपकी जो यूपीएससी आईएएस की तैयारी है, जो आरंभ बैच से आप कर रहे हैं, वो अच्छी चल रही होगी और उसमें कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी। देखिए, आज आपकी आरंभ बैच की ये 7वीं क्लास है और पॉलिटी सब्जेक्ट को हम देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं। ठीक है, चलिए क्लास को शुरू करते हैं। लेकिन क्लास शुरू करने से पहले आरंभ बैच के बारे में उन बच्चों को बता दें जो आज हमसे जुड़े हैं, ओनली यूपीएससी से जुड़े हैं और फ्री में तैयारी करना चाहते हैं। देखिए, आरंभ बैच उन बच्चों के लिए स्टार्ट किया गया है जो यूपीएससी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, लेकिन घर रहते हुए घर पैसों के अभाव में प्रिपरेशन नहीं कर पाते हैं। तो उन बच्चों के लिए पूरी फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे यूपीएससी की प्रिपरेशन कराई जाएगी। पूरा सिलेबस फ्री में कंप्लीट किया जाएगा, बिल्कुल निःशुल्क, एक भी पैसे नहीं लगेंगे। ठीक है, और ये जो सारा बैच है, सारी क्लासेस है आरंभ बैच की, वो इसी YouTube चैनल पर होंगी। लगातार लोग कमेंट करते हैं कि कहां होंगी ये क्लासेस, तो जैसे आपको लगातार ये क्लासेस मिल रही है, ये क्लास मिल रही है, पिछली 6 क्लासेस मिली है पॉलिटी की, सारा सिलेबस आपको वीडियो के माध्यम से लेक्चर जो है वो इसी YouTube चैनल, ओनली यूपीएससी के YouTube चैनल पर मिलेगा। ठीक है, तो जो बच्चे घर से तैयारी करना चाहते हैं, पैसों के अभाव में नहीं कर पाते हैं, उनके लिए पूरा निःशुल्क है। ठीक है, और देखिए आरंभ बैच है वो 2024, 2025 और 2026, इन 3 साल जो बच्चे 2024 के एग्जाम में अपेयर होने जा रहे हैं, 2025, 2026, इन 3 साल को टारगेट करके ये आरंभ बैच यहाँ पे शुरू किया गया है। और अब उन बच्चों के लिए भी ये जो सोचते हैं कि यूपीएससी की तैयारी कहां से करें, फ्री में कहां से करें, पैसे नहीं है, तो रिसोर्सेस का रोना अब बंद, क्योंकि ओनली यूपीएससी लेकर आया है आरंभ बैच, जो सबकी तैयारी, सभी बच्चों की तैयारी आरंभ कर सके, पैसों के अभाव में जो नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो चलिए आरंभ बैच की आज 7वीं क्लास है, 6 क्लासेस हो चुकी हैं और पॉलिटी सब्जेक्ट हम देख रहे हैं। और आपकी जो अदर क्लासेस हैं वो जल्द ही शुरू होंगी। जैसा कि मैंने पिछली क्लासों में बताया, ज्योग्राफी की क्लास आपकी शुरू होने वाली है। कब शुरू होगी वो अगले 1 से 2 लेक्चर में आपको जो शेड्यूल है वो पूरा मिल जाएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज ये 7वीं क्लास। लेकिन आपको एक इंफॉर्मेशन दे दूं, जो बच्चे अभी तक क्लासेस 6 क्लासेस जो पॉलिटी की हुई हैं आरंभ की, उन्होंने नहीं किया है, वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो 6 क्लास जो हुई हैं उनकी जो प्लेलिस्ट है वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट दिया हुआ है, लिंक दी हुई है, वहां पे जाइए, क्लिक करिए, पूरी प्लेलिस्ट आपको फर्स्ट से जो 6वीं क्लास तक की सारे वीडियोस आपको वहां मिल जाएंगे, वहां आप क्लासेस कर सकते हैं। और जो नोट्स हैं वो हमारे इसी जो हमारा टेलीग्राम चैनल है ओनली यूपीएससी का, उस पर आपको यहाँ पे पीडीएफ के रूप में ये नोट्स जो है क्लास के वो आपको मिल रहे होंगे। जो टेलीग्राम चैनल है हमारा, वो भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम चैनल की, उससे जाकर आप ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं ये हमारी 6वीं क्लास, सॉरी 7वीं क्लास पॉलिटी की। ठीक है, देखिए पिछली क्लासेस में हमने रिट को जाना था, रिट क्या है, रिट कितने प्रकार के होते हैं और क्या क्या जो प्रकार है रिट के वो किस हिसाब से उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करता है। ठीक है, और लास्ट में हमने देखा था आर्टिकल, क्या देखा था हमने, आर्टिकल आपका 226 और 32, यानी अनुच्छेद 226 के तहत आपका हाई कोर्ट क्या करता है, रिट जारी करता है, और 32 के तहत, अनुच्छेद 32 के तहत आपका जो सुप्रीम कोर्ट है वो उसे अधिकार है रिट जारी करने का। ठीक है, तो अब देखते हैं, हमने यहाँ पे लास्ट क्लासेस में कहा था कि हमने जो फर्दर क्लासेस उसमें ये देखेंगे कि उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की जो रिट जारी करने की आधिकारिकता है उनमें क्या अंतर है। ठीक है, तो आज यहीं से शुरू करेंगे कि जो आपकी उच्चतम न्यायालय है और उच्च न्यायालय की रिट आधिकारिकता में क्या अंतर है। ठीक है, तो सबसे पहले हेडिंग के रूप में हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय यानी आपका न्यायालय और उच्च न्यायालय, और एक मिनट मैं थोड़ा सा नीचे से लिखता हूं इसको, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय की रिट आधिकारिकता में अंतर क्या है, कि रिट आधिकारिकता में अंतर क्या है, अंतर, ठीक है, क्या है, क्वेश्चन मार्क। देखिए अब ये देखते हैं, देखिए 5 प्रकार की रिट थी। आप एक बार कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दे कि वो 5 प्रकार की रिट क्या है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। जो बच्चे क्लासेस कर चुके हैं वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, जो 5 प्रकार की रिट है वो कौन कौन सी रिट है जो उच्चतम न्यायालय जारी करता है। मैंने बताया था उच्चतम न्यायालय के साथ साथ क्या है,
हाई कोर्ट जो है आपका, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के साथ हाई कोर्ट भी रिट जारी करने की शक्ति रखता है। लेकिन उन दोनों की रिट जारी करने में क्या अंतर है, उनकी आधिकारिक शक्तियों में क्या अंतर है रिट की शक्तियों में, वो आज हम देखने जा रहे हैं। देखिए पॉइंटर के रूप में समझते हैं। देखिए जो उच्चतम न्यायालय है, उच्चतम न्यायालय की जो रिट जारी करने आधिकारिकता है वो पूरे भारत में है। मान लीजिए, देखिए सुप्रीम कोर्ट जो है आपका, उच्चतम न्यायालय, उच्चतम न्यायालय जो है आपका सुप्रीम कोर्ट, जो सुप्रीम कोर्ट है ये पूरे भारत में इसका अधिकार है, संपूर्ण भारत में ही क्या कर सकता है, रिट जारी कर सकता है। संपूर्ण भारत में क्या कर सकता है, रिट जारी कर सकता है। मतलब पूरे देश में, भारत देश में कहीं भी कोई मामला है वहां ये रिट जारी कर सकता है। एमपी में, यूपी में, आपका राजस्थान में, तेलंगाना में, आपका साउथ के, मतलब पूरे भारत में कहीं भी उच्चतम न्यायालय के पास ये शक्ति है कि वो क्या करे, रिट जारी कर सकता है। लेकिन जो हाई कोर्ट है आपका, जो हाई कोर्ट है वो क्या है भाई, वो जो है उसकी आधिकारिकता क्या है रिट जारी करने की। जो रिट हाई कोर्ट है, रिट कहां जारी कर सकता है, वो सिर्फ कहां, अपने राज्य में, यानी संबंधित राज्य में रिट जारी करने की इसकी शक्ति कहां है, रिट जारी करने की शक्ति वो संबंधित राज्य में है। रिट जारी करने की शक्ति संबंधित राज्य में है, संबंधित राज्य में है। अब इसका क्या मतलब है, राज्य में, मतलब जैसे आपका मध्य प्रदेश का जो हाई कोर्ट हो गया, उत्तर प्रदेश का जो हाई कोर्ट हो गया, वो जो हाई कोर्ट है उत्तर प्रदेश का, वो यूपी में ही रिट जारी करेगा, ठीक है। और एमपी का जो हाई कोर्ट है वो एमपी में ही रिट जारी करेगा। समझ रहे हैं बात को। जो आपका बिहार का हाई कोर्ट है वो बिहार में ही क्या है, रिट जारी करेगा। यानी कि उसकी शक्ति जो हाई कोर्ट की है वो क्या है, वो संबंधित राज्य से ही है, वो राज्यों में ही जारी कर पाएगा। लेकिन उच्चतम न्यायालय है वो पैन इंडिया, पूरे भारत में, संपूर्ण भारत में क्या है, रिट जारी कर सकता है। तो ये मोटे मोटे तौर पर एक अंतर तो ये रहा। देखिए, और वहीं देखिए जो आपका उच्चतम न्यायालय है, एक ये जो आपका हाई कोर्ट, सॉरी सुप्रीम कोर्ट है, वो मौलिक अधिकारों के हनन पर ही सिर्फ क्या है, स्थिति में ही रिट जारी करता है। तो क्या है, जो उच्चतम न्यायालय है, उच्चतम न्यायालय क्या है, उच्चतम न्यायालय जो है वो केवल मौलिक अधिकारों के हनन की स्थिति में ही क्या करता है, में ही रिट जारी कर सकता है, रिट जारी कर सकता है। बात को समझे। सिर्फ जो उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट है आपका, वो कब रिट जारी करेगा, वो सिर्फ रिट जारी करेगा जब आपके मौलिक अधिकारों का हनन हुआ हो, तभी वो रिट जारी कर सकता है। उसके पास यही शक्ति है उच्चतम न्यायालय के पास। लेकिन क्या है भाई, लेकिन आपका जो हाई कोर्ट है, कौन हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय जो है आपका, कौन है, उच्च न्यायालय जो है आपका, वो कब रिट जारी कर सकता है, वो जो रिट है उच्च न्यायालय, वो मौलिक अधिकार के मामले में तो रिट जारी कर सकता है, लेकिन अन्य विषयों के संदर्भ में भी हाई कोर्ट रिट जारी कर सकता है। तो क्या है, जबकि उच्च न्यायालय जो है आपका, उच्च न्यायालय जो है मौलिक अधिकारों के अलावा अन्य विषयों पर कोई भी विषय, अन्य विषयों पर भी रिट जारी कर सकता है, ठीक है। तो ये जो रिट उच्च न्यायालय है वो क्या है, वो मौलिक अधिकारों का हनन होगा तब तो रिट जारी करेगा ही करेगा, लेकिन इसके साथ साथ अन्य जो विषय है, कोई भी विषय हो गए, उन पर भी उच्च न्यायालय जो हाई कोर्ट है आपका, वो रिट जारी कर सकता है। लेकिन ये जो मौलिक अधिकारों का जो रिट है वो किसके लिए जारी करेगा, उसी अपने स्टेट में ही, यानी कि उत्तर प्रदेश का जो हाई कोर्ट है वो अपने स्टेट में ही मौलिक अधिकारों का क्या करेगा। यानी कि आप मान लें यूपी के रहने वाले हैं तो आप हाई कोर्ट जा सकते हैं, लेकिन मध्य प्रदेश के अगर रहने वाले यूपी के हैं
तो मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट में जाकर अपने मौलिक अधिकारों का हनन के लिए आप दरवाजा नहीं खटखटा सकते। आप कहाँ हैं? आप यूपी के हैं, तो यूपी ही जाकर करेंगे और उसकी सुनवाई आपका जो उच्च न्यायालय हाई कोर्ट यूपी का वही सुनेगा। ठीक है, तो ये बेसिक क्या है, मूल अंतर है किसमें? रिट जारी करने में उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय। ठीक है, अब देखिए एक और देखते हैं इसी में पॉइंट के रूप में। देखिए जो उच्चतम न्यायालय है आपका, वो उच्च न्यायालय के विरुद्ध जो है वो प्रतिषेध और उत्प्रेषण रिट जारी कर सकता है। हमने पिछली क्लासेस में क्या पढ़ा? हमने ये पढ़ा ना कि जो उच्च न्यायालय है, उच्चतम न्यायालय है आपका, यानी सुप्रीम कोर्ट जो है आपका, सुप्रीम कोर्ट क्या करता है? सुप्रीम कोर्ट जैसे अन्य नीचे के न्यायालय अधीनस्थ न्यायालय हो गए, तो अधीनस्थ न्यायालय में तो आपका हाई कोर्ट भी आ जाता है ना। तो जो सुप्रीम कोर्ट है आपका, वो उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट के खिलाफ क्या हो सकता है? उसके विरुद्ध प्रतिषेध जारी करता है। और क्या कर सकता है? प्रतिषेध जारी कर सकता है, उत्प्रेषण रिट जारी कर सकता है। ठीक है, उत्प्रेषण, ये दोनों रिट क्या है? सुप्रीम कोर्ट क्या करता है? हाई कोर्ट के विरुद्ध जारी करता है। लेकिन जो आपका हाई कोर्ट है वो सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ ये दोनों रिट नहीं जारी कर सकता। ठीक है, ये इसमें प्रियोरिटी किसकी है? इसको एवज सुप्रीम कोर्ट को मिलती है यहां। तो रिटन में हम क्या लिखेंगे? रिटन में हम लिखेंगे, देखिए जो लिखवा रहा हूं उसे नोट डाउन करते चलें। ठीक है, उच्चतम न्यायालय, उच्चतम न्यायालय, उच्चतम न्यायालय जो है वो उच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय के विरुद्ध प्रतिषेध, एक मिनट, प्रतिषेध तथा उत्प्रेषण रिट क्या कर सकता है? रिट जारी कर सकता है, जारी कर सकता है। जबकि क्या है? जो आपका उच्च न्यायालय है, उच्च न्यायालय, जबकि आपका उच्च न्यायालय मतलब हाई कोर्ट, ब्रैकेट में डाल रहा हूं, जो उच्च न्यायालय है वो क्या है? वो उच्चतम न्यायालय के खिलाफ, उच्चतम न्यायालय के खिलाफ क्या कर सकता है? खिलाफ जो ये रिट है, खिलाफ ऐसी जो कार्रवाई नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। कैसी कार्रवाई? यही रिट नहीं जारी कर सकता। अब जो लोग नए होंगे उन्हें प्रतिषेध जो रिट है और उत्प्रेषण रिट है वो आप समझ नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि पिछली क्लासेस में पांचों रिट जो उच्चतम न्यायालय जारी करता है आपके, वो वहां पे डिस्कस किया गया है। तो अगर आपको यहां समझ में नहीं आ रहा है तो पिछली क्लासेस आपने नहीं की है, यही वजह है कि ये समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो जो बच्चे पिछली क्लासेस नहीं किए वो क्लासेस जरूर करें। ठीक है, और अगले में देखिए क्या है, जो उच्चतम न्यायालय है आपका, जो उच्चतम न्यायालय है वो क्या करता है? उच्चतम न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत, बताया ना, 32 के तहत क्या करता है? 32 के तहत दाखिल किए गए रिट की क्या करता है? रिट की क्या करता है? सुनवाई से इंकार नहीं कर सकता है। अब बात की गंभीरता को समझिए। ये जो अनुच्छेद 32 के तहत आपको अधिकार मिले हैं कि अगर आपके मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है तो आप अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट का क्या दरवाजा खटखटा के कहिए कि साहब मेरा मौलिक अधिकार है उसका उल्लंघन हो रहा है और आप सुनवाई करिए। और जब आप खटखटाएंगे दरवाजा ना, तो उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट इससे क्या है? इंकार नहीं कर सकता। इस बात को, इसको अंडरलाइन करिए कि इंकार नहीं कर सकता। ठीक है, लेकिन जब आप अपने स्टेट के उच्च न्यायालय में जाएंगे, ये तो रही सुप्रीम कोर्ट की बात, सुप्रीम कोर्ट में आप दरवाजा 32 के तहत खटखटाएंगे तो वो इंकार नहीं करेगा, उनको इंकार नहीं, ये उनके पास राइट ही नहीं है, हमको सुनना पड़ेगा ही। लेकिन जबकि क्या है? जबकि 200 अनुच्छेद जो आपका है, अनुच्छेद 226 के तहत
उच्च न्यायालय जो है, उच्च न्यायालय भी तो मौलिक अधिकार के हनन के लिए आप उच्च न्यायालय भी तो जा सकते हैं 226 के तहत। तो लेकिन यहां पे क्या है, जो उच्च न्यायालय है 226 के तहत वो क्या करता है, रिट को, आप जो रिट ले जाएंगे सुनवाई के लिए स्वीकार किया जाना वो है अनिवार्य नहीं, यानी वो ऐसा भी कर सकता है, मना कर सकता है सुनवाई के लिए। ठीक है, तो क्या है, जबकि अनुच्छेद 226 के तहत जो उच्च न्यायालय है, उच्च न्यायालय द्वारा रिट की सुनवाई के लिए स्वीकार किया जाना संवैधानिक रूप से अनिवार्य नहीं है। मतलब समझिए, मतलब ये जो आपका उच्चतम न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट है, वो 32 के तहत आपको सुनना ही पड़ेगा। लेकिन अगर आप इस 226 के तहत आप कहां जा रहे हैं, अपने स्टेट वाले न्यायालय, उच्च न्यायालय में जा रहे हैं और वहां करते हैं, तो उच्च न्यायालय ऐसा भी कर सकता है, कहता है कि नहीं सुनेंगे भाई, हम नहीं सुनेंगे इसको। उसके पास राइट है, संवैधानिक रूप से उसके पास ये क्या है, हक है कि नहीं सुने, वो मना भी कर सकता है। लेकिन अगर आप 32 के तहत सीधा सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं तो सुप्रीम कोर्ट को सुनना पड़ेगा। ठीक है, तो ये ओवरऑल उच्चतम न्यायालय, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की रिट आधिकारिकता में जो अंतर है वो मैंने स्पष्ट किया। ठीक है, चलिए अब अगले जो पॉइंट है, अगला जो टॉपिक है उस पर हम आगे बढ़ जाते हैं। देखिए कमेंट सेक्शन में ये कमेंट जरूर करते रहे कि क्लास कैसी लग रही है, लाइक का बटन दबा दें, शेयर करें अपने दोस्तों को, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्रिप्शन का बटन जरूर दबा दें। ठीक है, चलिए अब ये जो संवैधानिक उपचार हैं, देखिए अगला जो टॉपिक है, जो आपको ये संवैधानिक उपचार मिले हैं, संवैधानिक उपचार, कौन से उपचार, ये जो आपका मूल अधिकार है, ठीक है, मूल अधिकार आपका जो मिला है, उन संवैधानिक मूल अधिकारों में क्या समस्याएं हैं, ठीक है, उनमें समस्याएं भी हैं। संवैधानिक उपचार जो आपको मिले हैं, यानी आप आर्टिकल 32 के तहत क्या सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं अगर आपके मौलिक अधिकारों का हनन हो। अब मौलिक अधिकार कितने हैं, उनमें क्या क्या चीजें आती हैं, वो अभी हम आगे डिस्कस करेंगे, प्रॉपर पढ़ेंगे कि क्या है मौलिक अधिकार, उनमें क्या ब्रीफ किया गया है। आर्टिकल 12, 13, 14, 15, 16, 17 से लेकर 35 तक जितने भी हैं सब हम यहां पे डिस्कस करेंगे और देखेंगे। ठीक है, तो आर्टिकल 32 के तहत आपको जो संवैधानिक उपचार मिले हैं, उनमें क्या है, उनमें समस्याएं भी हैं, कुछ क्या समस्याएं हैं वो हम आगे देखने जा रहे हैं। ठीक है, तो हेडिंग अपने लोग क्या डालेंगे कि संवैधानिक उपचारों नोट्स बनाते चलें, उपचारों में विद्यमान समस्या, क्या समस्या है। तो देखिए अभी समस्या जब आप काउंट करने लगेंगे तो उनमें ऐसे लगेगा कि ऐसा नहीं है कि सब कुछ फेयर ही है, इनमें समस्याएं भी हैं। देखिए जब समस्याओं की बात आती है तो सबसे बड़ी समस्या यह है कि आप जानते हैं, देखिए भारत में जो आपका उच्चतम न्यायालय यानी हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट में किसी मामले को जो ले जाते हैं, आप मान लीजिए आप किसी मामले में सुप्रीम कोर्ट जाना जाते हैं, सॉरी माफ करिएगा, सुप्रीम कोर्ट यानी आपका जो उच्चतम न्यायालय है, उच्चतम न्यायालय अगर आपको जाना हो, ठीक है, तो उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट जाना हो तो सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए आपको बड़ी फीस चुकानी होती है, बहुत बड़ी, आप ऐसे नहीं जा सकते, पैसे लगते हैं ना वहां पहुंचने में। तो ये क्या है, ये आम नागरिक जो है, हम आप या फिर गांव का वो गरीब इंसान, वो कहां से जाएगा उच्चतम न्यायालय, पैसे लगते हैं, फीस लगती है। तो ये एक बड़ी समस्या है संवैधानिक उपचार। बेशक कहा है कोर्ट ने कि भाई 32 संविधान की 32 के तहत आप सीधा आपके अगर हनन हो रहा है मौलिक अधिकार का तो आप सीधा सुप्रीम कोर्ट पहुंचे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट सीधा पहुंचने के लिए उसके लिए भी तो फीस लगती है, आप जानते हैं इतनी वकील लगते हैं, वकीलों की फीस कितनी है। तो ये सबसे बड़ी समस्या क्या है, इसमें आप नोट डाउन करते चलें। ये मेंस, ये जो टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप मेंस के आंसर को आप लिखते हो तो ये पॉइंट्स आपके माइंड में तुरंत क्लिक करने चाहिए। ठीक है, आपको भाई आपको कितना, आपको 20 प्रश्नों के जवाब 3 घंटे में देने होते हैं और तरह तरह के प्रश्न आपके सामने आएंगे, तो भाई आपके पास पॉइंट्स होने चाहिए, इस पॉइंटर फॉर्म में आपको आंसर देना ही होगा। तो क्या है एक समस्या, पहली समस्या ये कि भारत में आप इस तरह से लिख सकते हैं कि भारत में उच्चतम न्यायालय,
उच्चतम न्यायालय में किसी मामले को ले जाने के लिए बड़ी फीस चुकानी होती है जो भारत के आम नागरिकों के पहुंच से दूर है। तो ये पहली समस्या आ जाती है। ये समस्या संवैधानिक उपचारों में विद्यमान ये समस्याएं हैं कि कॉस्टली है, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट जाना क्या है, कॉस्टली है। अब अगले पॉइंट में और क्या समस्याएं हैं, देखिए, जो उच्चतम न्यायालय में मामले की सुनवाई जो है, मामले की जब सुनवाई हो तो बहुत क्या है, बहुत जटिल है। जो प्रोसेस है वो बहुत क्या है, हार्ड है। बहुत प्रक्रिया जो है वो प्रक्रिया क्या है, प्रोसेस क्या है, बहुत डिफिकल्ट प्रोसेस है। क्या है, बहुत डिफिकल्ट यहां पे क्या है, प्रोसेस है। और जो अमूमन आप देखते हैं कि लंबी भी होती है प्रक्रिया, यानी सुनवाई लगातार लंबे समय से होती है, जो आम जनता के लिए क्या है, एक निराशाजनक है ये कह सकते हैं। और वकील भी बहुत ज्यादा अपने में क्या करते हैं, लाभकारी चीजों, मतलब पैसों की चाह में क्या करते हैं, चीजों को बहुत ज्यादा एक्सपेंड करते हैं, यानी कि अपने जो मामला है आप ले जाते हैं उससे क्या करते हैं, खींचकर बड़ा कर देते हैं और समय लगाते हैं। तो क्या है भैया, दूसरे पॉइंट में और हम लिख सकते हैं क्या, हम ये भी लिख सकते हैं कि जो उच्चतम न्यायालय है, एक मिनट, जो आपका उच्चतम न्यायालय में मामलों की सुनवाई जो है, सुनवाई की प्रक्रिया क्या है, प्रक्रिया जटिल, औपचारिक और लंबी है। जटिल, औपचारिक और क्या है, और लंबी है। आप जानते हैं कि कोई एक मसला गया तो सालों सालों तक चलता है, लंबी है, ठीक है। जो आम जनता के लिए क्या है, के लिए निराशाजनक और वकीलों के लिए क्या है, ये वकीलों के लिए क्या है, आम जनता तो निराश होती है, लेकिन वकील जो है वो क्या है, वकीलों के लिए लाभकारी है। तो ये क्या है, ये कुछ क्या है, अगर आपको कहीं लिखने को आए जो संवैधानिक उपचार में उनमें क्या समस्याएं हैं, उनमें मोटी मोटी जो 2 समस्याएं हैं वो आपके सामने मैंने यहां पे पेश कर दी, ठीक है। तो उम्मीद है संवैधानिक उपचारों में विद्यमान जो समस्याएं हैं उनमें मोटी मोटी समस्याएं ये हैं, और आपको क्या समस्याएं नजर आती हैं वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, ठीक है। आप देखिए, आम जीवन में हम इन चीजों से रूबरू होते हैं, कुछ समस्याएं आपको भी पता होंगी जो ग्राउंड पे आप देखते हैं, वो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अगले टॉपिक पे हम बढ़ते हैं। देखिए, अगला जो टॉपिक है वो संवैधानिक उपचार के अधिकार प्राप्त करने की जो प्रक्रिया है वो कैसी है, क्या है, किस हिसाब से प्राप्त करते हैं, ठीक है। तो देखिए, आपकी जो संवैधानिक उपचार के अधिकार प्राप्त करने की जो प्रक्रिया है वो हम यहाँ पे अगली क्लासेस में यहाँ पे देखेंगे। आज की क्लासेस थोड़ा सा शॉर्ट रखते हैं। रीजन क्या है कि जो पिछली क्लासेस आपने 5 प्रकार के जो आपके क्या आपने पढ़े, रिट पढ़ लिए, और उन रिट पर मैं जो बच्चे यहाँ पे क्लासेस कर रहे हैं वो अपने दोस्तों को, अपने सहपाठियों को भी इस वीडियो को शेयर करें। अगर आप उन बच्चों तक शेयर करें जो यूपीएससी के प्रिपरेशन करना चाहते हैं या फिर पैसों के अभाव में कुछ एडुकेशन चाहते हैं, नहीं गेन कर पाते हैं, तो उन बच्चों तक शेयर करें इस वीडियो को, ताकि वो भी अपनी जो स्टडी है उसे एक नए मुकाम तक पहुंचा पाए, ठीक है। तो अगला जो टॉपिक है वो हमारा क्या है भाई, अगला जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है क्या है, संवैधानिक उपचार के अधिकार प्राप्त करने की प्रक्रिया क्या है, कि प्रक्रिया जिसे हम क्या कहते हैं, इंग्लिश में क्या कहते हैं, प्रोसीजर ऑफ लोकस स्टैंडी। क्या कहते हैं हम, प्रोसीजर ऑफ लोकस स्टैंडी, ठीक है। अब
ये जो संवैधानिक उपचार हमें मिले हैं, वो कैसे हम अधिकार जो है संवैधानिक उपचार के जो अधिकार हैं वो हम कैसे प्राप्त करें, वो क्या प्रोसेस होता है जिसके थ्रू हम आर्टिकल 32 के तहत सीधा सुप्रीम कोर्ट पहुंचते हैं, कैसे कैसे पहुंचा जा सकता है, क्या प्रक्रिया है, वो हम आपको अब अगली क्लासेस में आपको बताएंगे। ठीक है, ये क्या है, अपकमिंग क्लास में आपको ये देखने को मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्लास देखिए, जो ये नोट्स है, ये जो डिस्कस कर रहे हैं हम, ये जो पीडीएफ है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा। जो टेलीग्राम चैनल हमारा वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दी गई है, आप जाकर वहां से कर सकते हैं। आगे आपकी जो ज्योग्राफी की क्लास है, आपकी ज्योग्राफी की क्लास है वो शुरू होने वाली है, अपकमिंग कुछ ही कपल ऑफ डेज में आपकी शुरू हो जाएगी, और पूरा यूपीएससी का सिलेबस हम यहाँ पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट देने वाले हैं। और कहीं मत जाइए, बिल्कुल हमारे साथ बने रहिए, नोट्स बनाते चले, मल्टीपल टाइम रिवीजन करें, बार बार अगर चीजें नहीं समझ में आ रही है तो एक बार रिवर्स करके वीडियो देखें, क्या चीजें समझ में नहीं आ रही है वो कमेंट सेक्शन में, इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। आपके हर कमेंट को पढ़ा जाता है और उस पर रिवर्ट भी किया जाता है। आप देख सकते हैं प्रत्येक जो कमेंट आप करते हैं उनका रिप्लाई भी किया जाता है, चाहे कमेंट पॉजिटिव हो नेगेटिव, तो बहुत आपकी आशीर्वाद से बहुत सभी बच्चों को ये चीजें समझ में आती हैं जो क्लास चल रही है। ठीक है, तो कमेंट्स करते रहें, लाइक का बटन दबाएं, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।